प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण का ये पहला वीडियो पार्ट 1 वीडियो है जो मैं अभिषेक पांडे आपके बीच लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे अम्ल क्या है, अम्ल के गुण क्या हैं और अम्ल की वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, अन्य पदार्थों के साथ अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं तथा क्षार क्या है, क्षारक के गुण क्या हैं और क्षारक भी अन्य पदार्थों के साथ, अन्य यौगिकों के साथ किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएँ करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और क्योंकि इसमें जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ बताई जा रही हैं ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा में अम्ल और क्षार के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ भी पूछी जाती हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए अब जानते हैं सबसे पहले हम अम्ल और क्षारक के बारे में कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग भोजन करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, कोई भी चीज़ खाने की खाते हैं तो उस खाने की चीज़ का स्वाद या तो खट्टा होगा या कड़वा होगा। ये खट्टा या कड़वा स्वाद क्यों होता है? ये उस भोजन में उपस्थित अम्ल या क्षारक के कारण ही होता है। और इसी आधार पर जो रासायनिक यौगिक हैं उनको बांटा गया है। कैसे कि सभी रासायनिक यौगिकों को, या मैंने स्पष्ट किया है, सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, कोई भी रासायनिक यौगिक है वह दूसरे यौगिक से क्या अभिक्रिया कर रहा है, किस प्रकार अभिक्रिया कर रहा है, उसके क्या रासायनिक गुण हैं, उन गुणों के आधार पर उस रासायनिक यौगिक को या तो अम्ल बताया गया है या क्षारक है या लवण। इन 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। यानी जो भी रासायनिक यौगिक हैं वो या तो अम्ल होंगे या क्षारक होंगे या लवण होंगे। साधारणतः हम इनकी पहचान कैसे करते हैं? जो हमने भोजन का उदाहरण दिया आपको कि यदि भोजन का स्वाद खट्टा है या कड़वा है तो इसका तात्पर्य है, स्पष्ट है कि उस भोजन में या तो अम्ल है या क्षारक है। यहाँ क्षारक के साथ एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा सुना होगा, क्षारक। क्षार क्या है? क्षार और क्षारक में अंतर क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्षारक कोई क्षार बोल देते हैं और क्षार कोई क्षारक बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छी तरह समझ लीजिए। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, अच्छी तरह से जल में मिल जाते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये अल्काइल हैं, इन्हें क्षार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये क्षार और क्षारक की विस्तृत बात, यानी क्षारक इस जल में घुल जाए तो वह क्षार है, पूरी तरह से घुल जाए। अब हम सबसे पहला जो बिंदु आया इसमें अम्ल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने अम्लों के गुण भी आपको स्लाइड में लिख के दिए हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आगे नोट्स बनाने में आपको इससे सुविधा मिलेगी। और अम्ल क्या है इसको जाने। यहाँ जितने भी अम्ल के गुण हमने लिखे हैं, यहाँ आगे इस वीडियो में हम आपको एक एक गुण को विस्तृत रूप से यहाँ समझाएंगे और उसकी अभिक्रिया को भी बताएंगे। यहाँ केवल आप फ्लैश में समझ लीजिए कौन कौन से गुण हैं और अम्ल क्या है। सबसे पहले हमने अभी बात की थी कि भोजन का स्वाद खट्टा हो या कड़वा हो तो इससे पता लगता है उसमें अम्ल है या क्षार है। तो यहाँ जाने कि अम्ल कब है और क्षार कब है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, बड़ा स्पष्ट दिया है, यानी यदि भोजन में स्वाद उसका कैसा है, खट्टा है, तो इसका तात्पर्य है कि उस भोजन में अम्ल है, उस भोजन का स्वाद अम्लीय है। और क्या पहचान है कि यदि ये पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पेपर क्या है? लिटमस एक लाइकेन पौधा है, उससे बना हुआ प्राकृतिक हमारा सूचक है, मीस वो पदार्थ है जो अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। यानी नीला लिटमस पेपर अगर हम लें और उस पर पदार्थ को डालें और यदि उस नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाए तो तुरंत हमें पता लग जाएगा कि यह पदार्थ अम्ल है। तो अम्ल के बारे में 2 बातें क्लियर हो गई कि अम्ल क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये प्रश्न कई बार कई जगह पूछा जाता है।
अब अम्लों के गुण, यहाँ हमने सारे गुण दिए हुए हैं, इन सभी गुणों को हम सूक्ष्म में पढ़ेंगे और आगे इसको विस्तृत रूप में एक एक गुण का अध्ययन करेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका भौतिक गुण है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये दूसरा गुण है। अम्ल संक्षारक प्रकृति की होती है, अर्थात ये बहुत जल्दी किसी भी जगह गिर जाए तो उसको नष्ट कर देते हैं। आपने देखा हो घरों में तेजाब यूज़ करते हैं, उसमें अम्लता अधिक होता है, उस कहीं गिर जाए तो उस जगह को एकदम जला देता है। अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, विद्युतीय चालक होते हैं। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, कैसे देते हैं हम आगे इसको देखेंगे। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके जल व लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अब क्रिया करें तो जल बनेगा, पानी और लवण ये बनेंगे। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जो हमारी सक्रिय धातुएं हैं उनसे अगर अम्ल क्रिया करते हैं तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाती है। अम्ल धातुओं के कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इन गुणों को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहला जो गुण हमने यहाँ देखा तो भौतिक गुण थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब रासायनिक गुणों को देखते हैं कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जानिए पानी में जब हम कोई भी अम्ल घोलते हैं तो अम्ल पूरी तरह से घुल जाता है। अब जब अम्ल घुल जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल में जो H आयन है, धन आयन है, वो अलग हो जाता है। कैसे उसको देखिए। अम्ल का हमने एक उदाहरण लिया है HCl, HCl इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये अभिक्रिया कर रहा है जल से। जल का सूत्र है H2O, जल का सूत्र क्या दिया है H2O। जल से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या हो रहा है आप देखिए यहाँ पर, यहाँ बन गया H3O, यहाँ H में 3 हो गए। कैसे आया, ये HCl में जो एक H है, ये H एक यहाँ से निकल कर H2O में यानी जल के साथ मिल गया और क्या बना दिया इसने H3O। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसी क्योंकि हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रह सकता, अलग नहीं रह सकता, यह जल के साथ मिलकर रहता है और जल का सूत्र क्या है H2O। तो एक H आयन यहाँ से और मिल गया जल के साथ, तो इसलिए क्या बन गया ये H3O। इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। इसको अच्छे से समझना है। और HCl में से हाइड्रोजन आयन निकल गया तो अब क्या रह गया, क्लोरीन आयन अकेला रह गया, इसलिए क्लोरीन आयन यहाँ पे अलग से आ गया। HCl में H धनायन है, क्लोरीन ऋणायन है, इसलिए ऋणायन ये अलग हो गया आपका। और इस अभिक्रिया में आपने देख लिया कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन को अलग कर देते हैं। या जानना ये भी ज़रूरी है कि हाइड्रोजन आयन अलग नहीं रहते, H आयन्स अलग नहीं रहते, ये जल के साथ मिलके रहते हैं। इसी अभिक्रिया को मैंने स्पष्ट किया, यहाँ पे और अच्छे से समझ लें कि जो HCl में ये H आयन है ये जल के साथ यहाँ मिल गया और जल के साथ मिलने के बाद क्या बनाता है H3O, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। ये अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके जल व लवण बनाते हैं, ये अगला भौतिक गुण है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके जल व लवण बनाते हैं। क्षार को हम आगे पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक उदाहरण लिया है अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ क्या होती है और उसका क्या इफेक्ट होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी अभिक्रिया कहते हैं। या ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। कैसे, इसको समझें कि HCl हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस NaOH जो हमारा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। अब ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। यहाँ ध्यान दीजिए कि HCl में से H आयन अलग हुआ, क्लोरीन आयन अलग हुआ। H धनायन है, क्लोरीन ऋणायन है, ये अलग अलग हो गए। NaOH में Na अलग हो गया, धनायन है, और OH अलग होगा, ये ऋणायन है। अब ये कैसे अभिक्रिया हो रही है वो देखिए आप, बीच में से इधर से Na और Cl ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, NaCl। सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, और इसको आप जानते होंगे, इसको हम घर में भी प्रयोग करते हैं खाने के लिए। ये क्या है, नमक, जो हम इसका प्रयोग करते हैं। अब क्या रह गया, देखिए आपके पास कि HCl में से Cl निकल गया था और NaOH में से Na, ये दोनों मिलकर के आपको क्या बना रहे हैं, NaCl, नमक बन गया। तो अब HCl में रह गया H और NaOH में क्या रह गया, OH, और ये H और OH क्या हो गए, H2O।
यानी क्या बन गया, ये आपका जल बन गया। अतः इस अपक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं कि उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस उदासीनीकरण अपक्रिया को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षारक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण क्या है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हमारा लवण है, प्लस जल यानी पानी बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, बोर्ड में पूछा भी जाता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, तो आप इसी अपक्रिया का उदाहरण लिखेंगे। और रासायनिक गुण भी यही अम्ल का कि अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या उसका रिएक्शंस होता है वो जानेंगे। और ये अपक्रिया दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आगे क्षार में भी ये पूछी जाती है कि भाई क्षार अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ भी आप ये लिख सकते हैं। तो ये अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इनका। अब अम्ल विभिन्न, अगला गुण अम्ल का क्या है, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब सक्रिय धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक प्रयोग दिया हुआ है और इस प्रयोग को चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। आप इसको ध्यान दें कि एक स्टैंड में एक परख नली लगी हुई है जिसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ जिंक के टुकड़े डाल रखे, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं इसमें, और इसमें यहाँ पर जिंक में यह दानेदार टुकड़े हैं। और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या है H2SO4, ये आप देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये इस परख नली में डाला गया है। तो आप देखिए कि जिंक के टुकड़े पड़े हुए हैं और क्या डाला है अम्ल कौन सा, H2SO4, ये इस परख नली में डाला गया है यहाँ पे। अब इस परख नली में जो अम्ल पड़ गया तो क्या होगा, अभिक्रिया होगी। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी, यहाँ पर जो गैस बन रही है वो गैस इस दूसरी परख नली के माध्यम से, ये ट्यूब लगाई है, इस ट्यूब के माध्यम से इस टब में साबुन का पानी रखा हुआ है, इस साबुन के पानी में ये गैस आ रही है और यहाँ से बुलबुले के साथ ये गैस ऊपर निकल रही है। इस गैस को चेक करना है कि ये गैस कौन सी है। इसको चेक करने के लिए हमने एक मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती को इस गैस के पास ले गए। जब ले गए तो ये देखा कि ये फट करके मोमबत्ती और तीव्र गति से जलने लगती है। इससे पता लगा कि ये जो इस गैस निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन गैस है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत तीव्र गति से जलती है, यह बहुत ही ज्वलनशील गैस है। अतः यह स्पष्ट हुआ कि यदि धातु अम्ल से क्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि इस प्रयोग में धातु क्या है, जिंक धातु किससे अभिक्रिया कर रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त करती है। यहाँ से आप देखेंगे इस अभिक्रिया के अंदर ये H2 यहाँ से अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन अलग हो गई, है अलग मुक्त हो गई। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो आपका, वो सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन अलग मुक्त हो गई तो SO4 रह गया और Zn धनायन है, SO4 ऋणायन है, ये दोनों आपस में यानी Zn धनायन और ये मिल गया किसके साथ, SO4 ऋणायन के साथ। क्या बना दिया इसने, ZnSO4। इसका नाम है जिंक सल्फेट, जो क्या है, लवण है। परंतु ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती हैं, ये केवल सक्रिय धातुओं के साथ ही संभव होती हैं। तभी अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया प्रत्येक धातु के साथ नहीं होती। अगले गुण पर आते हैं अम्ल का। अगला गुण क्या है कि अम्ल धातुओं के बाद उनके कार्बोनेट की बात करते हैं कि अम्ल धातुओं के कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसमें मैंने दोनों बातें बताई गई हैं, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कार्बोनेट। तो अम्ल धातुओं के कार्बोनेट, इसलिए हमने यह उदाहरण में लिया हुआ है एक धातु का कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। किस अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है यह, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है यानी नमक, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कैसे बन रही है इसको देखें, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इधर HCl, तो यहाँ से धनायन Na अलग हो गया और यहाँ से HCl में से आपका ऋणायन अलग हो गया, क्लोरीन ऋणायन है, Na धनायन है, तो ये यहाँ से Na अलग हुआ और यहाँ से क्लोरीन अलग हुआ और ये मिलके क्या बन गया, NaCl। स्पष्ट हुआ। अब CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये अलग हो गई। अब केवल जो है क्या रह गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, तो हाइड्रोजन के साथ मिल करके, क्योंकि यहाँ पर H आयन अलग होगा, ट्वाइस HCl में से H आयन अलग होगा, तो H आयन अलग हो गया H2, और इधर से एक ऑक्सीजन मिलके जल बन गया। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट की। देखिए धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट को अब मैं उदाहरण लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उन्हें हम बोलने में बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं कई बार। तो चूँकि सोडियम धातु का है इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यह कार्बोनेट जो हमारा है वो कौन सा, CO3। सोडियम का क्या है, Na, और H यहाँ पे बाई को प्रदर्शित करता है यानी हाइड्रोजन को, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अभिक्रिया किससे, अम्ल HCl से अभिक्रिया कर रहा है, क्या बनाएगा, यहाँ भी ये लवण बना रहा है NaCl। देखिए नमक बनना है प्लस जल बनना है H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इस अभिक्रिया में भी आप देखिए NaHCO3 में से जो Na है वो धनायन है, ये अलग हो रहा है, और HCl में से क्लोरीन ये ऋणायन है, अलग हो रहा है, और ये धनायन और ऋणायन आपस में मिल कर के देखिए यहाँ पर NaCl लवण बना रहे हैं। बाद में एक H आयन जो यहाँ से मुक्त हुआ वो, और एक H आयन, ये दोनों H आयन मिल करके H2, और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलके आयन मिलके H2O बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ मुक्त हो रही है। आगे इसी अभिक्रिया को और समझें कि इसी अभिक्रिया में यदि कार्बन डाइऑक्साइड को, जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए। चूने का पानी का सूत्र क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, CaOH का होल ट्वाइस। Ca मीन्स कैल्शियम और OH बता रहा है हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर रही है, तो यहाँ क्या होगा, CaCO3। यहाँ पे जो लवण बना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक श्वेत अवक्षेप के रूप में यहाँ प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ से एक CO2 के साथ एक ऑक्सीजन और मिल जाती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो क्या बन गया, यहाँ पे CaCO3, और जल अलग से मुक्त हो जाता है, जल अलग हो जाता है। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ, इसी कैल्शियम कार्बोनेट की इसी अभिक्रिया में अगर हम और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रवाहित करें तो क्या होता है, ध्यान दें, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बना, प्लस इसमें पानी भी था, ये पानी भी आ गया, प्लस इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, तो क्या होगा कि ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यहाँ पर आप देखिए, इसको बोर्ड में कैसे पूछा जा सकता है, इसे पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप इस अभिक्रिया को लिखेंगे, इसमें बड़ा आसानी से लिख देंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्ल HCl से अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेंगे और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फिर इसी में अगर जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, और पुनः इसमें और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। ये बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे नोट कर लें बच्चे। मैंने यहाँ दो बातें और लिखी हैं, ये भी समझने की है कि कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारे यहाँ किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जो चूने का पत्थर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप है, खड़िया है, संगमरमर है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं, इसमें पाया जाता है। दूसरी बात कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो रासायनिक नाम है, इसको हम घरों में भी प्रयोग करते हैं बेटा। जो हम खाने का सोडा जिसे हम प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये थे हमारे सारे अम्लों के गुण। अब हम आते हैं अम्ल के प्रकार पर कि अम्ल कितने प्रकार के कैसे हैं। अम्ल को यहाँ जो हमने प्रकार ज्ञात की है कि आयनन के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा जाता है। आयनन क्या है आप जानिए कि जब हम जल में अम्ल को घोल रहे हैं तो पानी में घोलने पर वो अम्ल पानी में घुल रहा है या नहीं। अगर पूरी तरह से यहाँ पे घुल रहा है या कम घुल रहा है तो ये पानी में जो घुलने की उसकी प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं आयनन। पानी में घुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनन। आयनन क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल के जो H आयन है
वो अलग हो रहे हैं, इसलिए वहाँ आयनन कहलाते हैं। अब इसी आधार पर, आयनन के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है जाने कि जब हम पानी में अम्ल को घोल रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग हो रहे हैं, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा अम्ल की मात्रा पानी में घुल जाएगी तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अलग हो जाएंगे। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन अलग हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यह प्रबल अम्ल है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जिस अम्ल की पानी में घुल जाए, अधिक से अधिक मात्रा में अम्ल पानी में आयनित हो जाए, या यह वियोजित शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि यदि अम्ल अधिक से अधिक मात्रा में पानी में वियोजित हो जाए तो वह कैसा अम्ल कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। इसीलिए इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया गया है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, अर्थात पूरी तरह घुल जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्योंकि घुल जाने का तात्पर्य है क्या है, अम्ल के घुलने का मतलब क्या है कि अम्ल में से हाइड्रोजन आयन का अलग होना जो पानी के साथ मिल जाएगा, तभी तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ये विद्युत के चालक होते हैं तथा इनकी प्रतिक्रिया दर तीव्र होती है। प्रतिक्रिया दर तीव्र का मतलब कि अम्ल बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए अम्ल बहुत घातक होते हैं। इन्हें छूना नहीं चाहिए, हाथ से चखना नहीं चाहिए कभी भी, इनसे हमें बड़ा सावधानी से इनका प्रयोग करना चाहिए। कुछ हमने उदाहरण भी दिए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। सूत्र हमने यहाँ नहीं लिखे, आगे हमने आपको बीच बीच में इनके सूत्र भी बताए। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब आते हैं दुर्बल अम्ल। ये जो तीनों अम्ल हैं ये प्रबल अम्ल हैं। इनके नाम भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में भी पूछा जाता है कि ये प्रबल अम्ल कौन से है, दुर्बल अम्ल कौन से है। छाटिए उसमें से, बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछा जाता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पे। दुर्बल अम्ल कौन से हैं? अब बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया कि वे अम्ल जो पूरी तरह से न घुलें, जो थोड़े बहुत घुल जाएं, वो कैसे कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। इसके लिए इसकी परिभाषा बन गई, देखिए कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह न घुलकर कुछ ही भाग उनका विभाजित होता है, पूरे नहीं विभाजित होते, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन आयन निकले पर पूरा का पूरा अम्ल नहीं घुला, तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो दे ही रहे, लेकिन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार के अम्ल को हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। सामान्यतः ये कौन से अम्ल होते हैं? सामान्यतः ये कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या हुआ कि वे अम्ल जो हमें पादपों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादपों मीन्स पौधों से, यानी भोजन से। जैसे हम भोजन में, पौधों में जो हम चीज़ें खाते हैं उनसे, जीव जंतुओं से जो हमें अम्ल प्राप्त हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल। ये दुर्बल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल नहीं होते, इसीलिए हम इनका सेवन आसानी से कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल सिरका के रूप में हम प्रयोग करते हैं, या एसिटिक अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है जिसका प्रयोग हम करते हैं। अब अम्ल को बारे में दो बातें और जाननी है यहाँ पर कि ये सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होते हैं। देखिए अभी हमने अम्ल को पानी में घोलने की बात की थी, तो जब अम्ल को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा कि अम्ल को पानी में मिलाने पर उसमें इतना मिलाएं कि उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए। यानी अम्ल को यदि पानी में हम घोल रहे हैं तो इतना घोलें कि उसमें विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कैसी हो, कम हो। तो हम उसे क्या कहेंगे, ऐसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहेंगे। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे बड़ा सीधी समझ लीजिए, आपने पानी में चीनी घोली और चीनी घोलते चले जाइए तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो हम क्या कहलाएंगे, सांद्र। और अगर थोड़ा सा ही घोली तो क्या कहलाएगी, वो तनु मीन्स हल्का। वही चीज़ यहाँ है, पानी में यार अम्ल की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा कम है, तो इस विलयन को क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। और यदि किसी अम्ल को जल में मिलाने पर उसमें अम्ल की मात्रा तो कम हो पर जल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, हम तनु अम्ल। यानी ऐसा विलयन जिसमें अम्ल तो थोड़ा बहुत ही है, पानी ज़्यादा है, तो क्या कहलाएगा, वह तनु अम्ल कहलाता है। क्योंकि लेबोरेटरीज में जब आप प्रयोग करेंगे आगे की सीनियर कक्षाओं में तो वहाँ देखेंगे कि सांद्र अम्ल है, ये तनु अम्ल है, कंसनट्रेट। सांद्र को बोलते हैं कंसनट्रेट एसिड और तनु अम्ल को कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो वहाँ लैब में आप देखेंगे कि ये कंसनट्रेट एसिड है, ये हमारा डाइल्यूट एसिड है, तो उन्हें कैसे पहचाने? कंसनट्रेट का मतलब है तीक्ष्ण, तीव्र, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करने वाला, उसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा कम है। तनु अम्ल का अर्थ क्या है कि वहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है और उसमें अम्ल की मात्रा कम है। वो अभिक्रिया तो वो भी तीव्र गति से करेगा लेकिन सांद्र की अपेक्षा कम करेगा। ये हमारे अम्ल के बारे में हुआ।
अब ये भी जानना जरूरी है कि ये अम्ल के उपयोग क्या है, ये हमारे लिए अम्ल किस प्रकार उपयोगी हैं। आप देखिए मैंने कुछ यहाँ उदाहरण दिए आपको, आप इन्हें जान सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल यह पेट्रोलियम उद्योग में प्रयोग किया जाता है, लेड की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है जिसमें आप पानी डालते हैं, उन बैटरियों में आप देखें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। उर्वरक यानी खाद बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। HCl बहुत ही खतरनाक घातक अम्ल है ये, और बाथरूम क्लीनर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, साफ़ सफाई करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो बड़ा डाइल्यूट अम्ल होता है, इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये थी पूरी अम्ल की बात बच्चों। अब आते हैं हम क्षारक के ऊपर। क्षारक क्या है? क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, चूँकि अम्ल समझ में आ गया। हमने कहा था भोजन करते समय भोजन में दो तरह के स्वाद आते हैं, या तो वो खट्टे हैं या तीखे हैं, कड़वे हैं। तो खट्टे हैं तो क्या हो गए, वो अम्ल हो गए, और अगर वो तीखे और कड़वे हैं भोजन का स्वाद, तो वो क्या कहलाएगा, उसके अंदर क्षारक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि क्षारक स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। दूसरा, ये बिल्कुल अम्ल का उल्टा है, यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जहाँ अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, वहीं क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और क्षारक कहलाते हैं। क्षारक के भी गुणों को हमने यहाँ इसी प्रकार स्पष्ट किया है सूक्ष्म, और आगे एक एक गुण के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, क्योंकि ये भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्षारक स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं, भौतिक गुण हुआ। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये भी हमारा स्पष्ट हुआ। अब क्षारक अम्लों की तरह संक्षारक प्रकृति के होते हैं। जिस तरह से अम्ल बहुत संक्षारक है, इसी प्रकार क्षारक भी बहुत संक्षारक होते हैं। इन्हें भी हमें हाथ से ज़्यादा टच करके नहीं छूना चाहिए। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे अम्ल जल में घुलकर क्या दे रहे थे, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, परंतु यहाँ पर ये क्षारक क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, पानी जो है हमारा H2O सूत्र है, पानी का जो सूत्र है वो H2O, इसमें H आयन भी है और OH आयन भी है, इसमें अम्ल भी है और क्षारक भी है, दोनों को समान मात्रा में यहाँ उपस्थित है। इसलिए इसीलिए पानी उदासीन है, दोनों बिल्कुल बराबर मात्रा में है। आगे हम इस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। प्रबल क्षारक विभिन्न सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके जल व लवण बनाते हैं। इन सभी गुणों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए क्षारक जल में घुलकर कैसे क्रिया करते हैं। क्षारक के बारे में हमने जाना कि वे जो स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं और जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो यहाँ से कि क्षारक जो भी होंगे उनके नाम में हाइड्रोक्साइड जरूर लगा होगा, ये सीधी सीधी पहचान है क्षारक की, उनके नाम में हाइड्रोक्साइड जरूर लगा होगा, और सूत्र में OH अवश्य होगा, सूत्र में OH जरूर होगा, ये क्षारक की सीधी पहचान है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, तो सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH, इसलिए सूत्र क्या बन गया, NaOH। ऐसे ही दूसरा क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें पोटेशियम का सूत्र क्या है, K, और हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ, OH, तो सूत्र क्या बन गया, KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी प्रकार, मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, संकेत क्या है, Mg, और हाइड्रोक्साइड का OH। यह मैग्नीशियम का है MgOH का होल ट्वाइस। इस तरह से ये हमारे कुछ क्षार के उदाहरण है। अब हमें ये देखना है कि ये क्षारक जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आप देखिए जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन कैसे देते हैं। ये जल के साथ अपक्रिया दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक और इसका नाम कास्टिक सोडा, ये भी बहुत तीक्ष्ण है, तीव्र है। साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है, कपड़े साफ़ करने में इसका प्रयोग किया जाता है कास्टिक सोडा का। अब जल के साथ अपक्रिया करके क्या होता है, इसमें से ये देखिए Na जो धनायन है ये अलग हो गया और OH ऋणायन अलग हो गया। इस अपक्रिया में यानी पानी में हमने बताया था आयनन की अपक्रिया यही है, धनायन का अलग होना और ऋणायन का अलग होना, यही अपक्रिया क्या है, आयनन है। यही अपक्रिया क्या है, वियोजित कर देना। वियोजित शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि भाई वियोजित हो जाते हैं, अर्थात मतलब क्या हुआ कि धनायन और ऋणायन अलग अलग हो जाना। तो NaOH में से देखो बच्चों, यह Na धनायन अलग हो गया और OH ऋणायन अलग हो गया। इसी प्रकार KOH में देखिए पानी के साथ अपक्रिया में K धनायन अलग हो गया, अर्थात पोटेशियम अलग हो गया, और OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया।
मैग्नीशियम में भी देखिए MgOH का उल्टा है, इसमें मैग्नीशियम धनायन अलग हो गया, 2+ का मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए इसको 2+ करके दिखाया गया ऊपर, प्लस 2OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अलग हो गया। ये हमारे जो अपक्रिया क्या किसकी हुई, क्षारक की, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये भी हमें जानना है, क्योंकि हमने बात बताई थी पहले भी कि सभी क्षारक नहीं घुलते, और जो क्षारक जल में घुल जाता है वो क्या देता है, OH आयन देता है, और वो क्या कहलाता है, पुनः याद करें, क्षार कहलाता है। वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। यही अंतर है क्षारक और क्षार में। अब यहाँ पर भी दुर्बल क्षारक, एक और अपक्रिया इसमें जल के साथ ही हम देखेंगे कि ये तो कुछ प्रबल क्षारक थे, उनकी अपक्रिया देखी। कुछ दुर्बल क्षारक, जैसे अम्ल में देखा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसी तरह यहाँ भी है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। आगे पढ़ेंगे इसको। मैंने यहाँ अपक्रिया देखा, आपको बताने प्रयास किया है कि दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं, यानी आयनित तो होते हैं, OH आयन तो देते हैं लेकिन कम देते हैं। यानी यहाँ दुर्बल क्षारक के रूप में किसको लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ से आप एक जानकारी आपको और मिल रही है कि दुर्बल क्षार के रूप में क्षारक का एक उदाहरण मिल गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या है, NH4OH। जल के साथ अपक्रिया करेगा, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया है, रिवर्सेबल अपक्रिया, यानी इधर से अपक्रिया यहाँ पे आएगी और प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ये अपक्रिया पुनः अपने स्वरूप में चली जाएगी। लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, दोनों तरफ से कार्य करती है। यहाँ अमोनियम, ये जो है अमोनिया लवण अलग हो गया अमोनियम, और OH यहाँ आयन अलग हो जाता है। इसी प्रकार कुछ क्षारक ऐसे भी हैं जिन्हें गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड और जल में अलग अलग विघटित हो जाते हैं। कुछ क्षारक गर्म करने पर, कौन सा उदाहरण है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये उदाहरण है, MgOH का उल्टा। अगर हम इसको गर्म करें, जल के साथ अपक्रिया देखी, मैग्नीशियम अलग हुआ, अगर इसे हम गर्म कर दें कि पानी में घोल रहे थे तो क्या हो रहा था, मैग्नीशियम और OH आयन अलग अलग हो रहे थे, लेकिन इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग बनाएगा MgO, और जल अलग रह जाएगा, इसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अर्थात कि कुछ क्षारक ऐसे हैं जो गर्म करने पर उनके क्षारीय ऑक्साइड बन जाते हैं और जल में विघटित हो जाते हैं, यानी क्षारीय ऑक्साइड अलग हो गया और जल अलग हो गया, ये विघटन हो गया। अगला गुण देखेंगे क्षारक का कि क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके जल लवण बनाते हैं। ये हमने अपक्रिया में देखा था, एक उदाहरण वहाँ भी लिया था, क्षारक HCl के साथ और जल H2 के साथ हमने बनाया था। अब यहाँ हम जल की दूसरी अपक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि इससे एक और रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है AlOH का होल थ्राइस। ये जो क्षारक है ये किसके साथ अपक्रिया करना है, अम्ल, इसलिए मैंने अम्ल कौन सा लिया है, इसकी अपक्रिया करा रहे हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4। अपक्रिया के पश्चात क्या होता है, यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, इसका सूत्र है एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस, तथा साथ में क्या बनता है, जल भी बनता है। यानी क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके जो हमारी अपक्रिया जल और लवण बनाते हैं। तो यहाँ देख लें, क्षारक कौन था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल कौन सा लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, लवण बन गया कौन सा, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी के सूत्र में भी ये आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, Al2SO4 का, इसको याद कर लीजिए, 6H2। अब अगले गुण के ऊपर चलते हैं। प्रबल क्षारक विभिन्न सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जितने प्रबल क्षार हैं वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कैसे, या जिंक धातु के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, किसकी, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है, और इसकी अपक्रिया होगी तो यहाँ भी देखिए कि यहाँ से सोडियम अलग होगा, ट्वाइस Na अलग हो गया, Na2, और जिंक के साथ मिल गया Zn, ऑक्सीजन के भी अलग हो गए, यानी क्या अलग हुआ यहाँ पे, H2, हाइड्रोजन मुक्त हो रही है। देखिए ट्वाइस NaOH में से केवल क्या मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलग निकल गई, तो जो शेष बचा वो क्या बचा, सोडियम जिंकेट। अर्थात प्रबल क्षारक विभिन्न सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। क्षारक कौन सा हमारा, NaOH, ये प्रबल क्षारक है। धातु कौन सी है, जिंक, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगले गुण को देखते हैं हम क्षारक के। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करके जल व लवण बनाते हैं। अब यहाँ पे क्षारक एक फिर ले रहे हैं हम, क्षारक कौन सा यहाँ लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये
क्षारक किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अधात्विक ऑक्साइड। ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, अधात्विक ऑक्साइड मीन्स ऐसी ऑक्साइड जिसमें धातु नहीं है ना, बिना, यानी CO2, CO2 गैस है आप जानते हैं। और किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड है लेकिन इसमें धातु नहीं है, इसलिए कैसी ऑक्साइड हो गई? अधात्विक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगी? अधात्विक ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनना है यहाँ पे? लवण बनना है। कैसे? कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनना है? Ca, कैल्शियम यहाँ से मुक्त हुआ और यहाँ से एक ऑक्सीजन और चला गया तो मिल गया CaCO3। क्या मिल गया? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये लवण बन गया हमारा। और कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा लवण बन गया और जल बन गया। इसके बाद चूंकि यह अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के समान ही है, ये जो अभिक्रिया है वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के समान ही है। कैसे? आप देखिए यहाँ भी, यहाँ पर ये क्षारक था जो अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और जल बना रहा है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में भी यही होता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ गौर करिए एक बात पे कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ क्षार तो ये मिल गया CaOH का होल ट्वाइस, ये तो हमारा क्षार हो गया। तो ये जो CO2 है, ये जो अधात्विक ऑक्साइड है, ये किस प्रकार का अनुभव कर रहा है? ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, तभी तो यहाँ पे लवण बनना है। तो इससे ये पता लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि चूंकि यह अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के समान है, अतः ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब प्रबल क्षारक क्या है और दुर्बल क्षारक क्या है? जैसा हमने आपको पहले बताया था। अब वीडियो के एंड में आ रहे हैं, बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, बस छोटी सी बात है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए प्रबल अम्ल में आपने देखा था वहाँ कौन सा आयन दे रहे थे? H आयन दे रहे थे। यार पूरी तरह से ज़्यादा पूरी तरह घुलने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घुल जाए। यहाँ भी वे क्षारक जो जल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घुल जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित होकर के कौन से आयन देते हैं? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जिसको हम OH माइनस से प्रदर्शित करते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं जिसमें नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये प्रबल क्षारक के रूप में जाने जाते हैं। दुर्बल क्षारक बिल्कुल इसका अपोजिट, वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, अर्थात पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, उसका थोड़ा सा भाग घुल जाता है, थोड़े से OH आयन देते हैं। इनका उदाहरण एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैंने नीचे लिखी है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन को या आयन की सांद्रता H3O हाइड्रोनियम आयन या OH आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण मीन्स डाइल्यूट करना, यानी जल में अम्ल या क्षार, जब हम पानी में अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो धीरे धीरे जो है उसमें H आयन, H3 यानी H आयन, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता और OH आयन की जो सांद्रता है वो प्रति इकाई आयतन में कमी होती जाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे? तनुकरण कहते हैं। क्योंकि कभी कभी ये परिभाषा पूछ ली जाती है कि तनुकरण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से इस परिभाषा को लिख सकते हैं। इस तनुकरण क्षारकों के उपयोग क्या है अंत में देख लें। क्षारकों के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत महत्वपूर्ण क्षार है, इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, कागज़ के उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग जल को मृदु बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग भी अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। ये अम्ल और क्षार जितने भी हैं जहाँ इनका मुख्यतः उपयोग उद्योगों में किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। आपने देखा होगा मधुमक्खी और चींटी कभी काट लेती है तो बड़ी जलन मचती है। ये क्यों मचती है? मधुमक्खी और चींटियों में मैथेनोइक अम्ल होता है, इसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। और इसी अम्ल के कारण हमारे चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उस शरीर के उस भाग में जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि इसमें कि कौन कौन से इसके वो है कौन कौन से अम्ल होते हैं मधुमक्खी और चींटियों में। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो है।
इसलिए आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें बीच में जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए और वीडियोज़ को क्रम से देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्रम से देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, जिससे कि अगला वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।